ऑलराइट, लेट्स बिगिन विद एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में सबसे पहली जो इंट्रोडक्शन है वो है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड वेरिएशन। व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स? Statistics is all about making some calculations, doing some calculations for the purpose of decision making. Statistics is all about collection of data and then making some calculations for us to be able to make informed decisions. भाई decision making करने के लिए कुछ कुछ होना चाहिए ना। अब मिसाल है, एक स्कूल है, उसमें 3 सेक्शन है। साइंस में बायो ग्रुप, साइंस विथ कंप्यूटर साइंस ग्रुप एंड साइंस एंड कॉमर्स ग्रुप। 3 ग्रुप्स है मिसाल, राइट? 3 सेक्शन। अब जो है वो असेस करना है स्कूल की मैनेजमेंट को कि, कि हमें एक एक्स्ट्रा सपोर्ट टीचर हायर करना है। तो हम उस एक्स्ट्रा सपोर्ट टीचर को हम चाहेंगे कि वो सारे सेक्शंस में कुछ क्लासेस दे। तो उनको ये असेस करना है कि ज्यादा आवर्स किस सेक्शन को देने होंगे। मतलब कॉमर्स के ग्रुप को ज्यादा आवर्स देने हैं या कंप्यूटर साइंस ग्रुप को ज्यादा देने हैं या बायो के ग्रुप को ज्यादा आवर्स देने हैं फॉर रिविजन पर्पस। रिविजन आवर्स मैथ्स के किसके ज्यादा, मतलब रिविजन ज्यादा किसको करवाने की जरूरत है, किस सेक्शन को। तो उसके लिए दे नीड समथिंग, राइट? ऐसे तो नहीं रैंडमली कि यार कंप्यूटर साइंस ग्रुप में करवा देंगे या कंप्यूटर साइंस ग्रुप के ज्यादा आवर्स होने चाहिए, ऐसी कोई रैंडम डिसीजन मेकिंग नहीं हो सकती। तो देयर हैज टू बी समथिंग, राइट? एंड दैट समथिंग वुड बी कैलकुलेशन ऑफ द प्रीवियस एग्जाम मार्क्स। तो मिसाल है, अगर हमने कॉमर्स ग्रुप की निकाली तो कॉमर्स ग्रुप की 70% आ रही है एवरेज परसेंटेज, कंप्यूटर साइंस ग्रुप की 75 आ रही है और बायो ग्रुप की 80% आ रही है। तो उस केस में हम कहेंगे यार कॉमर्स ग्रुप की एवरेज परसेंटेज सारे सेक्शंस के मुकाबले में सबसे लोएस्ट। इसकी वजह से सबसे ज्यादा जो एक्स्ट्रा सपोर्ट की जरूरत है वो है कॉमर्स ग्रुप। लिहाजा कॉमर्स ग्रुप जो है उसको हम ज्यादा अर्ज, कैसे पता चला? हमने उसकी एवरेज परसेंटेज निकाली। तो कुछ कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं, उसकी बेसिस पर डिसीजन मेकिंग होती है। अच्छा, अब जो कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं उसके लिए सबसे पहले जो आज हम कैलकुलेशन जो सीखने वाले हैं वो है मेजर्स ऑफ, उन कैलकुलेशंस को कहते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड वैसे उन कैलकुलेशंस का नाम है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। और उसी से कनेक्टेड एक चीज है वेरिएशन, जिसको मेजर्स ऑफ स्प्रेड या मेजर्स ऑफ वेरिएशन कहा जाता है। और उसको जो है वो क्या नाम है अपना, यस, मेजर ऑफ स्प्रेड कहा जाता है। अब ये मुझे पता नहीं क्यों पेन मेरी यहाँ काम, मेरी आवाज आ रही है ना सबको? आवाज में तो कोई डिस्टॉर्शन नहीं है ना? जी, तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हमारा आज बेसिकली हम यही कवर कर रहे होंगे, क्योंकि इसमें भी 3 डाटा टाइप्स है जो मुझे आपको बतानी है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में। और उसी के अलावा एक मेजर्स ऑफ स्प्रेड है या वेरिएशन भी कहते हैं, मेजर ऑफ स्प्रेड भी कहते हैं, जिसमें इंटरक्वार्टाइल रेंज और रेंज वगैरह शामिल है। तो कैलकुलेशंस में जो सबसे पहली चीज आज हमें पढ़नी है वो है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसको कॉमन लैंग्वेज में एवरेज भी कहा जाता है, एवरेजेस। तो व्हाट इज अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी? 3 किस्म के मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हम पढ़ने वाले हैं, मीन, मीडियन एंड मोड। अच्छा, इनको मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्यों कहा जाता है? सेंट्रल का मतलब बीच की चीज, टेंडेंसी का मतलब झुकाव। जैसे माई टेंडेंसी टुवर्ड्स माई एल्डर चाइल्ड, मेरी मेरी टेंडेंसी है कि मेरा एल्डर चाइल्ड की तरफ मेरी ज्यादा तवज्जो है, क्योंकि वो एक सीनियर क्लास के अंदर है और मुझे उसको देखना है कि वो सही परफॉर्मेंस दे रहा है या नहीं। तो मेरी टेंडेंसी उस बच्चे की तरफ है। व्हाट्स एवर टेंडेंसी का झुकाव मतलब होता है उर्दू आसान जबान में, राइट? झुकाव टुवर्ड्स समथिंग। सो सेंट्रल टेंडेंसी, अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, एक ऐसा मेजर है जो जो पूरे डाटा की सेंट्रल टेंडेंसी को बताता है कि पूरा डाटा का झुकाव किस वैल्यू की तरफ। वो डाटा में तो बहुत सारे लोग हैं, जैसे अगर मैं बताऊं एवरेज परसेंटेज निकालने 30 स्टूडेंट्स क्लास के अंदर, तो एवरेज परसेंटेज का क्या मतलब है कि पूरी क्लास की परसेंटेजेस निकाल के उनको ऐड करके डिवाइड बाय 30 करेंगे तो एक एक एवरेज वैल्यू आएगी। और वो एवरेज वैल्यू तमाम वैल्यूज को रिप्रेजेंट करेगी। दैट वैल्यू रिप्रेजेंट्स द एंटायर डाटा सेट। तो वो एक बीच की वैल्यू है जिसका तमाम वैल्यूज का झुकाव उस वैल्यू की तरफ है। तो इसीलिए अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज अ सिंगल वैल्यू that attempts to describe a set of data
by identifying the central position within that set of data. By identifying the central position within that set of data. This single value condenses a particular data set and allows us to compare one set of data with another. अभी जो सिंगल वैल्यू मैंने आपको मिसाल दी ना, एवरेज परसेंटेज, ये बेहतरीन मिसाल कि पूरी क्लास में 30 स्टूडेंट्स थे एंड वी हैव फाउंड द एवरेज परसेंटेज। तो वो एक सिंगल वैल्यू है जो साइंस सेक्शन की एवरेज बता रही है, कंप्यूटर साइंस सेक्शन की बता रही है, एक एवरेज परसेंटेज बायो ग्रुप की है, एक एवरेज परसेंटेज कॉमर्स वाले ग्रुप की है। तो तीनों सेक्शंस की एवरेज परसेंटेज हमारे सामने आ गई। इसका मतलब अब उस एवरेज परसेंटेजेस की बेसिस पर हम कंपैरिजन करने के काबिल हो जाएंगे वन डाटा सेट को विद अनदर। तो होता ये कि पूरे डाटा में 30 वैल्यूज थी, 30 डिफरेंट परसेंटेजेस थी, हमने एवरेज निकाला तो एक फिगर आ गया, तमाम डाटा को एक सिंगल वैल्यू ने कंडेंस कर दिया। तो सिंगल वैल्यू कंडेंसेस अ पर्टिकुलर डाटा सेट एंड कंडेंस करने के बाद एक सिंगल वैल्यू जो आई है दैट अलाउज अस टू कंपेयर वन सेट ऑफ डाटा विथ अनदर। सही है जी। अच्छा, सेंट्रल टेंडेंसी इज अ ब्रांच ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड द मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आर समटाइम्स कॉल्ड द मेजर्स ऑफ सेंट्रल लोकेशन। आसान जबान में इसे कॉमनली यूज्ड एवरेजेस भी कहा जाता है। कॉमनली यूज्ड एवरेजेस, तीन किस्म की एवरेजेस हैं जो कॉमनली, जिनको हम कहते हैं कॉमनली यूज्ड एवरेजेस। एक एवरेज है उसका नाम है मीन, एक एवरेज है उसका नाम है मीडियन, और एक एवरेज है उसका नाम है मोड। अच्छा, मैंने ना डाटा को तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया है, मैं आपको थोड़ा बता दूं। बुक्स वगैरह में हम जाते हैं ना, तो उसमें भी इस तरह से डिवीजन होता है। तो अब हम डाटा को तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया, क्योंकि जब आपके सामने सवाल आएगा तो वो तीन किस्म का डाटा हो सकता है। डाटा, पहला डाटा होगा अनग्रुप डाटा, या तो वो अनग्रुप डाटा है, रॉ डाटा है। दूसरी टाइप है अनग्रुप डाटा विद अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, कुछ लोग इसको ग्रुप डाटा भी कंसिडर कर रहे होते, ये कंफ्यूजन रहती है कि अनग्रुप डाटा विद फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को ग्रुप डाटा मानते हैं, जबकि ये ग्रुप डाटा नहीं। फिर तीसरा डाटा है ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब किस तरह का डाटा है मैं आपको खाली झलक दिखाना चाहता हूँ, फिर मैं आके वापस समझाता हूँ। जैसे 18 स्टूडेंट्स ने अगर मार्क्स दी, पेपर्स दिए, तो हर किसी के मार्क्स हमने ऑब्टेन किए। हमने कहा पहले बच्चे के कितने आए, दूसरे के कितने आए, मार्क्स लिखते गए। 18 के 18 स्टूडेंट्स के मार्क्स लिख दिए, एक के 0, दूसरे के 0, तीसरा का 1, दूसरे चौथे का 2 नंबर, पांचवे के 2 नंबर, आखिरी जो है स्टूडेंट 18 स्टूडेंट्स के 9 नंबर है। मिसाल है, हमने इसको डाटा को अरेंज किया हुआ है लेकिन मैं बता रहा हूँ कि जब मार्क्स लेते जाओ और रॉ फॉर्म में लिखते जाओ, ये रॉ डाटा हो गया, डाटा टाइप 1। डाटा टाइप 2 क्या है कि 0 मार्क्स लाने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनकी तादाद क्या है। ऐसे 2 स्टूडेंट्स हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी आ गई। अब एक सिंगल वैल्यू है और उसकी फ्रीक्वेंसी, फिर एक सिंगल वैल्यू 1 है उसकी फ्रीक्वेंसी है, फिर सिंगल वैल्यू 2 है उसकी फ्रीक्वेंसी है। तो ये जो सिंगल वैल्यू और फ्रीक्वेंसी है, इसको कहते हैं अनग्रुप डाटा विद अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और मैंने आपको कहा ना कि फ्रीक्वेंसी देखकर कुछ लोग इसको कहते हैं ये ग्रुप डाटा है। नहीं, ये ग्रुप डाटा नहीं। ग्रुप डाटा वो होता है जिसमें ग्रुपिंग हुई भी हो, ये होता है ग्रुप डाटा। इसमें ग्रुप बना हो, 0 से 10 का एक ग्रुप है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 60। 10 से 20 का एक ग्रुप है, फ्रीक्वेंसी कितनी है 80। 20 से 30 का एक ग्रुप है, फ्रीक्वेंसी कितनी है 55। तो ये जो इंटरवल्स होते हैं ना, क्लास इंटरवल्स कहते हैं इसको, क्लास इंटरवल। इस किस्म के डाटा को कहते हैं ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैं आपको हर डाटा टाइप की कैलकुलेशन बताऊंगा, लेकिन मैंने आपको तीनों डाटा टाइप दिखा दिए ताकि आपको आइडिया हो जाए, ताकि दिमाग में पिक्चर आ जाए कि मैं समझाना चाह रहा हूँ वो क्या है सही है ना, वो क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहला जो डाटा है वो है अनग्रुप डाटा, रॉ डाटा। मार्क्स स्टूडेंट्स के लेता गया और लिखता गया। फिर उसके उसके अंदर मैंने जो कॉमन वाले मार्क्स थे, जैसे 0 लाने वाले 5 बच्चे थे, तो मैंने कहा 0 मार्क्स, स्टूडेंट्स की तादाद 5, फ्रीक्वेंसी 5 हो गई। 5 नंबर लाने वाले 10 स्टूडेंट्स थे, तो फ्रीक्वेंसी 10 हो गई। तो ये जो फ्रीक्वेंसी वाली चीज आ गई, सिंगल नंबर के साथ फ्रीक्वेंसी, इसको कहते हैं अनग्रुप डाटा विद अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और जिसमें इंटरवल्स होते हैं, क्लास इंटरवल्स होते हैं, उसको कहते हैं ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब हम हमें तीन किस्म के मेजर्स पढ़ने, मीन, मीडियन एंड मोड। थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ एवरेजेस, मीन, मीडियन एंड मोड। और
तीनों एवरेज जो हम पढ़ेंगे उसमें तीनों किस्म के डाटा सेट को डिस्कस करें। तो सबसे पहले मीन की बात करते हैं। पहले एक एक मेजर तो निकालना हम सही तरह सीख लें, फिर हम इंशाल्लाह मीडियन कवर करेंगे, फिर हम मोड कवर करेंगे। सही है, अब सबसे पहले मीन की बात कर लेते हैं। अच्छा, मुझे जस्ट गिव मी 10 सेकेंड्स। चलें, तो हम बात कर रहे थे, सबसे पहले मीन की बात करते हैं और डाटा सेट वन की बात करते हैं। अब ये मीन निकालना हम सब सीखते हैं। मिसाल है, हमारे क्लास में, हमारे स्कूल में बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। अगर किसी बच्चे के क्लास 7 सब्जेक्ट्स या 8 सब्जेक्ट्स या 10 सब्जेक्ट्स भी होते हैं, 10 सब्जेक्ट्स है मिसाल, तो व्हाट विल दैट पर्सन डू टू फाइंड द एवरेज मार्क? मिसाल है, उसके 10 सब्जेक्ट से पेपर्स हुए और सब 100 मार्क्स में से हुए, नहीं है, जितने मार्क्स की भी हुए उसने परसेंटेजेस निकालने। अब आसान रखने के लिए 5 में ले लेता हूँ। पहले सब्जेक्ट में 80% आए, दूसरे सब्जेक्ट में 85% आए, तीसरे में 90% आए, चौथे में 70% आए और एक में 50% मार्क्स भी आए। अभी कितने सब्जेक्ट हो गए? 1 2 3 4 5। अब एवरेज परसेंटेज निकालने का तरीका क्या है कि तमाम परसेंटेजेस को ऐड किया, डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। क्योंकि ये 5 सब्जेक्ट्स हैं और 5 डिफरेंट परसेंटेजेस हैं, सबको ऐड करके डिवाइड बाय 5 करने से एक एवरेज आ जाएगी कि आपकी एवरेज परसेंटेज क्या है। तो ये जो हम काम करते हैं ना, इस काम को कहा जाता है मीन। एडिंग ऑल द नंबर्स एंड डिवाइड बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज। अब ये जो हम काम करते हैं ना, ये रॉ डाटा कहलाता है, क्योंकि हर सब्जेक्ट की अलग अलग परसेंटेज हमारे पास है, हमने ऐड किया और डिवाइड बाय टोटल कर दिया। तो ये मीन से हम फेमिलियर हैं, क्योंकि ये कैलकुलेशन यूजुअली स्टूडेंट्स कर रहे होते हैं। तो द मीन ऑफ अनग्रुप डाटा, जो अनग्रुप डाटा उसको रॉ डाटा भी कहा जाता है। क्यों रॉ डाटा क्यों कहा जाता है? इस पर कोई प्रोसेसिंग ही नहीं हुई। यहाँ से हमने डाटा कलेक्ट किया और यहाँ हमने लिख दिया। हमने पूछा बच्चों से, भाई क्या मार्क्स आए, पूछते गए और लिखते गए, तो कोई प्रोसेसिंग, फर्दर प्रोसेसिंग नहीं हुई। जब तक फर्दर प्रोसेस होता है ना, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर एक लफ्ज होता है रॉ मटेरियल, शायद सुना हो आप लोगों ने, कि भाई अगर लेट सपोज इफ कोई कमोडिटी है, चेयर, वुडन चेयर, तो कोई कहता है भाई इसका रॉ मटेरियल कहाँ से आया, मतलब रॉ मटेरियल क्या है, किससे बनती है वुडन चेयर? वुड से बनती है, लकड़ी से बनती है, तो इसका रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है? भाई फला फॉरेस्ट है, वहां जो दरख्त है ना, उस दरख्त को काट के, उसकी लकड़ी को काट के, फिर जो लकड़ी ऑब्टेन होती है, जो वुड ऑब्टेन होता है, उसको प्रोसेसिंग करते हैं और उसके बाद जो है लकड़ी तैयार होती है और फिर चेयर बनती है। तो रॉ मटेरियल इज वुड। तो इसीलिए इसीलिए जहन में रखें कि रॉ मटेरियल जो है वो सबसे पहली बुनियाद होती है। रॉ मटेरियल नहीं है तो फिर मैन्युफैक्चर कैसे होगा प्रोडक्ट? तो इसीलिए जैसे सोप्स बनाते हैं, तो सोप्स बनाने के लिए सोप बेस होती है, सोप बेस की बेसिस पर सोप बनता है। उसको मोल्ड के अंदर डालते हैं, मोल्ड्स होते हैं, शेप होते हैं, उसके अंदर खुशबू ऐड करते हैं, मुख्तलिफ इंग्रेडिएंट्स ऐड करके फिर एक सोप तैयार होता है जो आप यूज करते हैं घर पे। सर्दियों के लिए अलग होता है, गर्मियों के लिए अलग होता है, उसमें डिफरेंट चीजें होती हैं, लेकिन एक चीज होती है सोप बेस, जिससे सोप तैयार होते हैं। और भी तरीके से बनता है, लेकिन एक सोप बेस वाले सोप्स भी होते हैं। तो रॉ मटेरियल होता है, रॉ 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 मटेरियल होता है, मतलब सबसे पहली इनिशियल स्टेज होती है वो। इसी तरह जब डाटा है, उसकी सबसे पहली इनिशियल स्टेज क्या है कि हमने कलेक्ट किया और उसको लिख दिया, डाटा कलेक्ट हुआ और लिख दिया बस, तो वो रॉ डाटा है। तो द मीन, तो पहला डाटा टाइप कर रहे हैं, मीन कर रहे हैं पहले तो हम, और उसमें हम रॉ डाटा की बात कर रहे हैं, अनग्रुप डाटा की। द मीन यानी कि एवरेज ऑफ अ डाटा सेट इज फाउंड बाय एडिंग ऑल नंबर्स। वैसे तो तीनों ही एवरेजेस कहलाती है, मीन, मीडियन और मोड, बट यूजुअली हम बात कर रहे होते हैं एवरेज परसेंटेज क्या है, भाई एवरेज परसेंटेज क्या है, तो वो बेसिकली मीन की बात हो रही होती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मीडियन भी एक एवरेज ही है, मोड भी एक एवरेज ही है, लेकिन जिसे हम यूजुअली एवरेज कह रहे होते हैं वो तो मीन है। लेकिन ये तीनों ही एवरेजेस की कैटेगरी में क्लासिफाई होते हैं स्टैटिस्टिक्स की जबान में। मीन, मीडियन, मोड तीनों ही एवरेजेस हैं। एवरेजेस भी कहते हैं, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी भी कहते हैं, और मेजर्स ऑफ सेंट्रल लोकेशन भी कहते हैं। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कौन कौन से हैं? मीन, मीडियन, मोड। मेजर्स ऑफ सेंट्रल लोकेशन या 3 कॉमनली यूज एवरेजेस नोन एज मीन, मीडियन एंड मोड। किताबों में इन्हीं नामों से आपको मिलेंगे। The mean of a data set is found by adding all the numbers in the data set and then dividing by the number of values in the set. जैसे अगर क्लास में 18 स्टूडेंट्स हैं
20 स्टूडेंट्स है तो 20 स्टूडेंट्स के मार्क्स को ऐड करने के बाद डिवाइडेड बाय 20 करेंगे ना तो एवरेज मार्क्स आ जाएंगे। तो फॉर्मूला लिखा हुआ है, अच्छा इसका सिंबल याद रखें। एक तो हम लिखते हैं मीन इज इक्वल्स टू, स्टैटिस्टिक्स में एक सिंबल होता है, ये लाइन बनी होती है, तो ये जो लाइन आपको हॉरिजॉन्टल लाइन नजर आ रही है, तो एक्स और उसके ऊपर लाइन, इसका मतलब मीन ऑफ एक्स। कभी वाई के ऊपर ये लाइन बनी हुई हो, इसका मतलब मीन ऑफ वाई, जो ईच इंडिविजुअल वैल्यूज को वाई कहा जा रहा है। यूजुअली हम एक्स कह रहे होते हैं ना, हर वैल्यू को एक्स कहते हैं, तो हम कह रहे हैं एक्स, और जब उसके ऊपर ये लाइन बनाई तो इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द मीन। तो मीन, ये सिंबल मीन का है, याद रहे, ये दिस इज मीन। तो मीन इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल द नंबर्स डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज। अच्छा, स्टैटिस्टिक्स में एक तो पहले ये समझ लें कि ये जो है ये सिंबल है मीन का, तो जैसे ये मीन की बात हो रही है, एक तो ये बात हो गई। अच्छा, ये जो आपको साइन नजर आ रहा है, इसको इसको हम कहते हैं सिग्मा, या इसको आसान भाषा में समेशन भी कहा जाता है। अच्छा, क्या ये सिग्मा एक्स अपॉन एन, व्हाट डज दिस मीन? एक्स, हर इंडिविजुअल वैल्यू को एक्स कहा जाता है, याद रखें बात, एवरी इंडिविजुअल वैल्यू इज नोन एज एक्स। और एक्स के ऊपर जब हमने लाइन बना दी, इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द मीन ऑफ एक्स, इसीलिए मैं इसको पूरा लिख देता हूं, दिस इज मीन ऑफ एक्स, एक्स का मीन, एक्स वैल्यू जो है उसका मीन। तो एक्स का मीन निकालने के लिए क्या करते हैं, सम ऑफ ऑल द नंबर्स, ये पूरा अंग्रेजी में लिखा हुआ है सम ऑफ ऑल नंबर्स, और मैथमेटिकली स्टैटिस्टिक्स के सिंबल को इस्तेमाल करते हुए लिखा हुआ है समेशन एक्स। मतलब क्या है, हर इंडिविजुअल वैल्यू को एक्स कहा जा रहा है, और सिग्मा एक्स का मतलब है तमाम वैल्यूज को सम कर दें, सिग्मा मतलब टू ऐड ऑल, समेशन, तो सिग्मा एक्स का मतलब तमाम नंबर्स को सम कर दिया जाए। वैसे तो अंग्रेजी में सम ऑफ ऑल नंबर्स कहा जाता है, बट स्टैटिस्टिक्सली जो सिंबल है वो क्या है, सिग्मा एक्स, विच मीन सम ऑफ ऑल द नंबर्स, एंड नंबर ऑफ वैल्यूज को एन से डिनोट किया जाता है। तो अगर मैं शॉर्टकट में कहूँ मीन का फॉर्मूला क्या है, तो आप कहेंगे मीन ऑफ एक्स इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। ये अगर लिखा हुआ आपको कहीं नजर आ जाए तो आपको फौरन समझ जाना है कि क्या बात हो रही है। इसका मतलब है आप मीन ऑफ एक्स की बात हो रही है, इसका मतलब है तमाम एक्स की वैल्यूज को ऐड करना है, और इस नंबर का मतलब है जितनी एक्स वैल्यूज हैं वो तादाद में जितनी है उसका टोटल नीचे लिखना है। 10 एक्स की वैल्यूज है तो एन 10 हो गया, 15 एक्स की वैल्यूज है मतलब 15 स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया है तो एन की वैल्यू 15 हो गई, एंड सो ऑन। सही है। तो सबसे पहली जो डाटा टाइप है वो है रॉ डाटा वाली, मीन निकालने की बात कर रहे हैं इस वक्त हम, तमाम डाटा टाइप्स का मीन निकालने की बात कर रहे हैं। तो पहला डाटा टाइप है जिसमें हमें तमाम नंबर्स को ऐड करके नंबर ऑफ वैल्यू से डिवाइड करना। सही है, ये आपकी मीन की बात हो जाती है। अच्छा, फिर ये मीन का पहला टाइप है जो मैंने आपको दिखाई थी। अब मीन के दूसरे टाइप की बात करते हैं, मीन ऑफ अनग्रुप डाटा विद अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, मीन ऑफ अनग्रुप डाटा विद अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो या मीन ऑफ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो, इनका मीन निकालने का जो फॉर्मूला है वो एक ही है, और वो है कि मीन ऑफ एक्स इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ, सिग्मा एफ एक्स। मेरी आदत यूजुअली समेशन बोलने की नहीं है, समेशन का मतलब सम, सिग्मा का मतलब भी सम होता है, तो मैं यूजुअली सिग्मा बोलता हूँ। तो सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ का क्या मतलब, पहले ये समझ लीजिए। सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ का मतलब है हर एक्स की वैल्यू को उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना। आपने अभी देखा था कि एक एक्स की वैल्यू थी, नीचे उसकी फ्रीक्वेंसी थी, फिर एक्स की वैल्यू थी, फिर उसकी फ्रीक्वेंसी थी। जो डाटा टाइप 2 है उसके उसकी बात कर रहा हूँ। अनग्रुप डाटा विद फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में इंडिविजुअल वैल्यू होती है और नीचे उसकी फ्रीक्वेंसी लिखी हुई होती है। तो हर, अभी मैं आपको सब अप्लाई करवाऊंगा, अभी सिर्फ सुने, एग्जाम्पल में अप्लाई करवाऊंगा, बगैर एप्लीकेशन के मैं नहीं भागने वाला, मैं आपको समझा के दम लूंगा इंशाअल्लाह। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा फरमा दे कि मैं अपने बच्चों को अच्छा समझा सकूं, इंशाअल्लाह आपको समझा दूंगा अल्लाह के हुक्म से। तो समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ या सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ का मतलब क्या है कि हर एक्स की वैल्यू को आपने कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे अगर लेट सपोज ऊपर एक्स है नीचे एफ है, एक्स की जगह 2 लिखा है नीचे 5 लिखा हुआ है, तो यूल डू 2 5 10, फिर यहाँ 3 वैल्यू, उसकी फ्रीक्वेंसी 4 है, 3 4 12। इस तरह आपने सारे टोटल्स जब निकाल लिए, तो सारे एफ एक्स जब आपने निकाल लिए
तो फिर उसके बाद उन सबको सम कर लिया जाए। सिग्मा एफ एक्स का मतलब तमाम एफ एक्स का सम। ऊपर था सिग्मा एक्स, सिग्मा एक्स का मतलब तमाम एक्स वैल्यूज यानी कि तमाम नंबर्स का सम, और सिग्मा एफ एक्स का मतलब तमाम एफ एक्स का सम। और एफ एक्स का क्या मतलब, हर एक्स की वैल्यू को उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना। हर एक्स की वैल्यू को उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है, तो एफ एक्स आ जाएगा। ऐसे तमाम एफ एक्स निकाल के ऐड कर देंगे, और नीचे तमाम फ्रीक्वेंसीज को ऐड कर देंगे और डिवाइड कर देंगे। अच्छा, अब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि रॉ डाटा जब डाटा टाइप 1 जब डाटा टाइप 2 में कन्वर्ट होता है तो कैसे कन्वर्ट होता है, और किस तरह से कन्वर्जन के बाद आपको ये बात साबित भी करूंगा कि एन जो है वो सिग्मा एफ के बराबर ही तो होता है। ये बात इंशाल्लाह मैं आपको जब एग्जाम्पल करवाऊंगा तो मैं आपको बता देता हूँ। अभी आप सिर्फ तरीकेकार समझें और फिर उसको हम अप्लाई करते हैं इंशाल्लाह। तो पहली डाटा टाइप क्या है, अनग्रुप डाटा, रॉ डाटा, जिसमें आसान तरीका है तमाम नंबर्स को ऐड करके नंबर ऑफ वैल्यू से आप डिवाइड कर देंगे। डाटा टाइप 1। डाटा टाइप 2 जो है दैट इज अनग्रुप डाटा विद अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें इंडिविजुअल वैल्यूज हैं और कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है। उसके लिए क्या करेंगे, हर इंडिविजुअल वैल्यू को उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे। जब तमाम एफ एक्स आ जाएंगे तो हम तमाम एफ एक्स को ऐड कर देंगे, और फिर नीचे तमाम एफ को ऐड करके डिवाइड कर देंगे। इस तरह से हमारा फॉर्मूला बन जाएगा मीन ऑफ एक्स इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एक्स। अच्छा सर, ये डाटा टाइप 2 तो समझ आ गई कि फॉर्मूला सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ है। तीसरी डाटा टाइप में तो आपने कहा था सर बाकायदा पूरा इंटरवल होता है, 0 से 10, 10 से 15, 15 से 20। तो इस इंटरवल में तो ये तो पूरा एक्स से 0 से 10 तक, एक्स किसको माने, 0 को माने, 1 को माने, 2 को माने, और फ्रीक्वेंसी तो नीचे लिखी हुई होगी। होता क्या है, डाटा टाइप 3 के अंदर 0 से 10, 10 से 15, 15 से 20 इंटरवल्स होंगे, और फ्रीक्वेंसी होगी 5, 10, 2, मिसाल है। अब अगर मैं फॉर्मूला यही वाला लगाना चाहता हूँ सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, तो कैसे लगाऊं, ये समझने की बात। कैसे होगा, अगर मेरा इंटरवल 0 से 10 तक है, और फिर 10 से लेकर 15 तक है, फिर 15 से लेकर 25 तक है, ये मेरा इंटरवल है, और फिर नीचे फ्रीक्वेंसी दी हुई है 5, 2 एंड लेट्स सपोज 4। अब आप कह रहे हैं सर एफ को एक्स से मल्टीप्लाई करें। अब एक्स तो मुझे नजर नहीं आ रहा, तो मैं किसको एक्स मानूं, 0 को मानूं, 1 को मानूं, 2 को मानूं, 3 को मानूं। अच्छा, ये लिखा हुआ इस तरह से होता है यूजुअली, एक्स इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन इक्वल टू 10। अब अगर एक्स 0 से 10 के दरमियान है तो मैं एक्स किसको मानूं, तो याद रखें, हमेशा हमेशा याद रखें, मिडिल वैल्यू जो होती है ना हर इंटरवल की, उसको एक्स मानते हैं। मिडिल वैल्यू ऑफ ईच क्लास इज बेसिकली नोन एज द एक्स वैल्यू। तो 0 से 10 की मिडिल वैल्यू निकालने का तरीका पता है क्या होता है, मिडिल वैल्यू निकालने का तरीका, लोअर क्लास लिमिट, अच्छा क्लास इंटरवल है ना, उसमें लिमिट्स होती है, क्लास लिमिट्स। लोअर क्लास लिमिट इज 0, अपर क्लास लिमिट इज 10। तो लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2। मेंटली भी सोच सकते हैं, 0 से 10 के दरमियान क्या आता है, एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन 0 and 10 इज 5। हाउ कैन वी कैलकुलेट दैट, 0 + 10 डिवाइडेड बाय 2, इट्स 5। सिमिलर 10 और 15 के बिल्कुल बीचों बीच क्या आता है, हाँ भाई क्या आता है, एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन 10 and 15। इट्स वेरी सिंपल ना, आप लोग जवाब दे देंगे। 10 से 15 के दरमियान कौन सी वैल्यू आती है जनाब, एग्जैक्टली हाफ वे। यूनिट 1 के अंदर भी सवाल करते थे ना, एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन दिस एंड दैट, वो तो फ्रैक्शंस होते थे और मुश्किल होता था। वेरी गुड, 12.5। अब ये मेंटली भी सोच सकते हैं ना, लेकिन अगर कोई नहीं सोच सक रहा तो वो ये कर ले, 10 + 15 डिवाइडेड बाई 2, 25 डिवाइडेड 2 इज 12.5। तो लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, ये जो तीसरी डाटा टाइप है ना, इसमें जो मीन निकलता है वो एस्टिमेट होता है। तीसरी डाटा टाइप में जो मीन निकलता है ना वो एस्टिमेट होता है। क्यों एस्टिमेट होता है, क्योंकि एक्स तो 0 से 10 के दरमियान था, आपने तो मिडिल वैल्यू मान लिया, आपने तो ये अज्यूम कर लिया कि जितनी फ्रीक्वेंसी है वो सब की सब, मतलब अगर 5 वैल्यूज है, फ्रीक्वेंसी 5 है, तो एक्स की 5 वैल्यूज थी और हर वैल्यू 5 थी। ऐसा तो नहीं है, 0 से 10 तक कोई वैल्यू 0 होगी, कोई 1 होगी, कोई 2 होगी, कोई 9 भी होगी, कोई 10 भी होगी, आपने सबको 5 मान लिया। हाँ भाई, कुछ छोटी होंगी 5 से, कुछ बड़ी होंगी, मैंने सबको 5 मान लिया, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था ना। तो इसलिए तीसरी डाटा टाइप में जो मीन निकलता है उसको कहते हैं एस्टिमेट। वो एग्जैक्ट नहीं होता, वो एस्टिमेट होता है। और यही सबसे फास्टेस्ट तरीका होता है मीन निकालने का, क्योंकि अगर हम एक्चुअल डाटा की तरफ जाएंगे तो बाज औक़ात इट इज वेरी कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग फॉर अस टू कैलकुलेट दैट मीन, इट्स नॉट वर्थ इट।
That's why the easiest method is we find out the middle values of each class and then find the, मतलब मैं प्रैक्टिकल वर्ल्ड में बात कर रहा हूँ, हमारे लिए क्या टाइम कंज्यूमिंग, हमारे लिए क्या कॉम्प्लिकेटेड, हमें डाटा दे दिया जाता तो हम मीन निकाल लेते। बट मैं प्रैक्टिकल लाइफ में कह रहा हूँ कि इतना इन्वेस्टिगेशन में जाना और इतना सॉर्ट आउट करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए आसान तरीका निकाला जाता है वो एस्टिमेट ऑफ मीन निकालने के, अंदाजा हो जाएगा मीन कहाँ है। अंदाजा हो जाएगा तो फिर जो टाइम एंड एफर्ट एक्चुअल मीन निकालने में होती है उससे, उसमें ज्यादा पैसा भी खर्च होता है, टाइम भी लगता है, तो इससे बेहतर ये है कि हम थोड़ा सा उसके करीब वाली वैल्यू पे जो है हम एतमाद कर लिया जाए और उसको उस पर भरोसा कर लिया जाए और उस हवाले से जो है टेंशन ना लिया जाए। अच्छा, अब हम क्या कहते हैं भाई तीसरे डेटा टाइप में, तो मैं यहाँ पढ़वा रहा था, a group frequency distribution shows the scores by grouping the observation into intervals and then list these intervals in the frequency distribution table। ये इस वाले की बात हो रही है, ये जो मीन ऑफ अनग्रुप डाटा विद फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है ना, ये तो मैंने आपको समझा दिया था डाटा टाइप 2। अब जो जो तफसील है ना, ये डाटा टाइप 3 की है, इस वाले की। ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इसकी बात हो रही है, shows the scores by grouping the observations into intervals, आपने intervals देखे थे, and then lists these intervals in the frequency distribution table। जो टेबल बनता है ना जिसमें ये intervals लिखे होते हैं, उसको frequency distribution table कहा जाता है। The intervals in a group frequency distribution are called class limits। जो इंटरवल्स हैं उसको क्लास लिमिट्स कहा जाता है, छोटी वैल्यू को लोअर क्लास लिमिट, अपर को, बड़ी वाली को अपर क्लास लिमिट। The group frequency distribution table is used to arrange a large number of observations or data। डाटा टाइप 3 का इस्तेमाल यूजुअली लार्ज सेट्स ऑफ डाटा के लिए होता है। डाटा सेट इतना लार्ज है कि इंडिविजुअलिटी पे हम फोकस ना कर सके, तो फिर हम लार्ज डाटा सेट के लिए तीसरी डाटा टाइप का इस्तेमाल करते हैं। टू कैलकुलेट द मीन ऑफ ग्रुप डाटा, to calculate the mean of group data, the first step is to determine the midpoint of each interval or class। तो अब ग्रुप डाटा का जो तीसरी डाटा टाइप है ना, ग्रुप डाटा, तो इसका मीन निकालने का तरीका होता है, फर्स्ट स्टेप इज टू डिटरमिन द मिड पॉइंट ऑफ ईच इंटरवल। हर इंटरवल का मिड पॉइंट, या हर इंटरवल कह लें या हर क्लास कह लें, बेसिकली पूरा तो क्लास इंटरवल कहलाता है, तो हर इंटरवल या हर क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट निकाल लें, यानी कि मिडल वैल्यू निकाल लें। These midpoints must then be multiplied by the frequencies of the corresponding classes। मिडिल वैल्यूज को हमने कहा x, फ्रीक्वेंसी आपको पता है, हर x को हर f से मल्टीप्लाई करके आपके पास fx आएगा। तमाम fx को आप ऐड करेंगे जैसा कि आप डाटा टाइप 2 में किया करते थे इस वाली में, उसी तरह आपने फॉर्मूला लगाना होगा, हर f को हर x से मल्टीप्लाई करना है। x अब क्या है भाई, मिडल वैल्यू, हर क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंगल वैल्यू है मिडल वैल्यू। x को f से मल्टीप्लाई करके fx निकाल लें, तमाम fx को ऐड कर लें। To calculate the mean of group data, the first step is to determine the midpoint of each interval or class। These midpoints must then be multiplied by the frequencies of the corresponding classes। These midpoints must then be multiplied by the frequencies of the corresponding classes। The sum of the products, ये जो fx हैं ये products हैं, और इन सबको आप sum कर लोगे, the sum of the products divided by the total number of values। total number of values मतलब sigma f will be the value of the mean। ये अंग्रेजी में उसी चीज को बयान किया हुआ जो मैं आपको समझा रहा था। तो तीन किस्म के डाटा टाइप्स पहले तो इंटरनलाइज कर लेंगे, आपसे पूछूंगा तो आपको फौरन जवाब देना होगा। भाई कितनी डाटा टाइप्स हैं, आप कहेंगे देयर 3 डाटा टाइप्स। डाटा टाइप 1 अनग्रुप डाटा, डाटा टाइप 3 ग्रुप अनग्रुप डाटा विद अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। नंबर 1 अनग्रुप डाटा रॉ डाटा। नंबर 2 अनग्रुप डाटा विद अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डाटा टाइप 3 ग्रुप डाटा, ग्रुप डाटा कह लें या ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कह लें, जिसमें क्लास इंटरवल्स होते हैं। मीन निकालने का तरीका, रॉ डाटा में तमाम रॉ नंबर्स को ऐड करके नंबर ऑफ वैल्यू से डिवाइड, मीन आ गया। सेकंड डाटा टाइप के अंदर अनग्रुप्ड विद फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हर एक्स की वैल्यू को एफ से मल्टीप्लाई करके सारे एफ एक्स निकाल के ऐड कर दिया और टोटल सिग्मा एफ से डिवाइड कर दिया तमाम फ्रीक्वेंसीज के सम से। और डाटा टाइप 3 में फॉर्मूला सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ ही है, बट एक्स किसको माने, एक्स किसको माने, तो हर क्लास इंटरवल की मिडिल वैल्यू निकाल ली। इसके लिए मेंटली भी सोच सकते हैं, और आसान तरीका है लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2। जैसे 0 है प्लस 10 है, 0 से 10 है तो 0 प्लस 10 डिवाइड बाय 2 इज 5। 10 और 10 से 15 के दरमियान है तो 10 प्लस 15 डिवाइड बाय 2 एंड सो ऑन। जब आपके पास मिडिल वैल्यूज आ गई, हर मिडिल वैल्यू को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके एफ एक्स निकाल लिए, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ लगाया, मीन आ गया।
मुझे बताएं आइडिया हो रहा है मीन कैसे निकलता है? मैं आपको इसको कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझाता हूँ। पहले मुझे बताएं यहाँ तक जो है जो मैंने आपको बताया है, क्या आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया कैसे मीन निकालना है? समझ में आ गया? अब एग्जाम्पल में अप्लाई करवा दूं? चलिए ये बात समझ आ गई ना? अब मैं इसको इम्प्लीमेंट करवा देता हूँ, सही है? अच्छा अब देखें, अब सिर्फ मीन पे नजर रखनी है आपने निशान। रैंडम सब अच्छा कॉपी करने का, जो नोट्स कॉपी करने का सीन है ना यार, ये सिलसिला ये है कि ये आप बाद में कॉपी कर लीजिएगा इंशाल्लाह। ये आपको स्क्रीनशॉट में दिलवा दूंगा। जैसे अभी हमने मीन का, मैं आपसे स्क्रीनशॉट वगैरह शेयर कर लूंगा, उसकी टेंशन नहीं लें इंशाल्लाह। कॉपी हो जाएगा, सही है? अभी आप फोकस कर लें सुनने पे क्योंकि टाइम कम है हमारे पास ना, हमें थोड़ा समझना है। A random sample of 18 students recorded the marks they scored in a particular mathematics test of 10 marks। 10 नंबर का एक टेस्ट हुआ और क्लास में 18 स्टूडेंट्स ने वो टेस्ट दिया। 18 students appeared for that mathematics test। The results are shown below। अब 18 स्टूडेंट जो मैथ्स का टेस्ट दिया है, आप देख लें, 1 2 3 4 5 6, एक लाइन में 6 हैं, ऐसी 3 लाइन, 6 3 18, 18 स्टूडेंट्स के मार्क्स लिखे हुए। एक स्टूडेंट ने 0 लिए, 2 स्टूडेंट ने 0 लिए, एक स्टूडेंट ने 1 नंबर लिया, 3 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने 2 नंबर लिए, 2 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने 3 नंबर लिए, एक स्टूडेंट 4 मार्क्स लेकर आया, 2 5 5 लेकर आए, 2 6 लेकर आए, एक 7 लेकर आया, एक 8 लेकर आया, 3 स्टूडेंट ऐसे थे जो 9 नंबर लेकर आए। समझ रहे? तो ये आपके पास सारे के सारे जो है वो मार्क्स आपको नजर सही है। अब आपको मीन निकालना है, क्या करेंगे भाई? डाटा टाइप 1 के अंदर फॉर्मूला क्या है? आपने फॉर्मूला लिखा, मीन ऑफ एक्स इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन है। सिग्मा एक्स का मतलब क्या है? तमाम वैल्यूज को ऐड करना है। ऐड कर लें आप जरा। 0 + 0 + 1 + 2 + 2 कर लें। तो 1 + 2 3, 5, 5 + 2 7, 7 + 3 10, 13, 17, 22, 27, 33, 39, 46, 54, 63, 72, 81। तमाम मार्क्स को ऐड कर दें, 81 आ रहा होगा आप। सिग्मा एक्स आपका 81 आएगा। अच्छा मैंने इस वक्त विदाउट कैलकुलेटर किया है क्योंकि यूजुअली इतना सिंपल सवाल P1 में आ रहा होता है। अगर ये P2 में भी आएगा, स्टैटिस्टिक्स ऐसा एरिया है जो बड़ा एरिया है, जो P1 में भी आता है, P2 में भी आता है, जरूर ब जरूर आता है। इतना बड़ा पोर्शन है और बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है और बहुत मजे का एरिया है। अगर आप समझ लेंगे तो इंशाल्लाह ये मार्क्स आपको दिलवा के जाएगा। तमाम वैल्यूज को ऐड करके फिर नंबर ऑफ वैल्यूज से डिवाइड करना है। नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है भाई? 18 स्टूडेंट्स ने टेस्ट दिया था। कितने स्टूडेंट्स ने दिया था भाई टेस्ट? टोटल 18 स्टूडेंट्स अपेयर्ड फॉर द मैथमेटिक्स टेस्ट। लिहाजा जो हमारा टोटल आया है 81, उसको हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी कि 18 से डिवाइड कर देंगे। तो 81 डिवाइडेड बाय 18
और मेरा आंसर आ जाएगा, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ 81/18 को, तो 9 9 ज़ा 81 एंड 9 2 ज़ा 18, 9/2 विच इज 4 होल 1/2। मिक्स फ्रैक्शन में भी दे सकता हूँ, आपको मैंने बताया था कि इम्प्रॉपर में आपने आंसर नहीं देना होता। जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आंसर होता है तो या तो उसको मिक्स्ड में दिया जाता है या फिर उसको डेसिमल में दिया जाता है। तो 9/2 जो है डेसिमल में कन्वर्ट होने के बाद इट इज 4.5। यहाँ मैंने मीडियन और मोड भी निकाला हुआ है, उसको थोड़ी देर छोड़ दें आप। अभी सिर्फ फोकस कर लें कि क्या आपको डाटा टाइप 1 के अंदर मीन कैसे निकालना है, ये समझ आ गया। तो ये जनाब क्लियर हो गई बात, चलें गुड। ये आपका एग्जाम्पल आप अच्छी तरह कॉपी कर लीजिएगा। अभी के लिए आप सिर्फ सुन लें इसको ना। रैंडम सैंपल ऑफ 18 स्टूडेंट्स रिकॉर्डेड द मार्क्स दे ऑब्टेन अ पर्टिकुलर एग्जामिनेशन, ये हमने कर लिया। एग्जांपल नंबर 1, डाटा टाइप 2 क्या थी? पहला डाटा टाइप था अनग्रुप डाटा यानी कि रॉ डाटा। सेकंड डाटा टाइप है आपके पास अनग्रुप डाटा विद अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, अनग्रुप डाटा विद अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपका जो है दूसरी डाटा टाइप हो गई, सही है। अनग्रुप डाटा विद अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। A random sample of 18 students recorded the marks they scored in a particular mathematics test of 18 marks, 10 marks। ऐसा मैंने आपको कहा था कि ये जो मैंने डाटा सेकंड टाइप वाला डाटा लेकर आया हूँ ना, कि मैंने ऊपर वाले से कन्वर्जन किया ताकि आपको कन्वर्जन भी करने का तरीका पता चले। अब देखिए मैंने इस वाले रॉ डाटा पे प्रोसेसिंग करके इसको डाटा टाइप 2 में कन्वर्ट किया। कैसे कन्वर्ट किया तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मार्क्स मैंने लिखा, मार्क्स जिसको मैंने एक्स कहा, 0 मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं भाई? 2 स्टूडेंट्स। तो 1 0 2 0, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी 2 है। अब कुछ बच्चों को पता नहीं होता ना कि फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब। फ्रीक्वेंसी का मतलब नंबर ऑफ अकरेंस, कितनी दफा अकरेंस हो रही है एक नंबर की। तो 0 2 दफा है तो हमने लिखा 0 और फ्रीक्वेंसी लिखी 2 बिकॉज इट इज अकरिंग फॉर 2 टाइम्स। फिर 1 जो है आप देखें एक ही दफा है तो 1 की फ्रीक्वेंसी 1 हो गई। फिर आप 2 देखें, 2 कितनी दफा है भाई? 2 3 दफा आपको नजर आ रहा है, 1 दफा 2 दफा और 3 दफा, सही है। तो 2 की फ्रीक्वेंसी 3 हो गई, 2 की फ्रीक्वेंसी आपको 3 नजर आ रही है। फिर आप 3 देखें, 3 कितनी दफा है? 2 दफा है, तो 3 की फ्रीक्वेंसी हो गई 2। फिर 4 एक दफा है तो 4 की फ्रीक्वेंसी हो गई 1। फिर 5 2 दफा है तो 5 की फ्रीक्वेंसी हो गई 2। 6 2 दफा है, 6 की भी फ्रीक्वेंसी 2 है। 7 एक दफा, 8 एक दफा, 9 3 दफा। 1 फ्रीक्वेंसी 1 फ्रीक्वेंसी 3 फ्रीक्वेंसी, सही है। तो मैंने कैसे बिल्कुल रॉ डाटा से अनग्रुप डाटा विद फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट किया। अच्छा, जब सेम डाटा कन्वर्ट हुआ है तो इसका मतलब ओरिजिनल डाटा का जो मीन मीडियन मोड होगा, उसी के जरिए जो डाटा टाइप 2 आई है अनग्रुप डाटा विद फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, उसका भी मीन मीडियन मोड वही होगा। तो यहाँ बताना ये था कि हालांकि फॉर्मुलाज बदल रहे हैं, तरीकेकार बदल रहा है, बट अल्टीमेटली जो मीन मीडियन मोड ओरिजिनल डाटा का यानी कि रॉ डाटा का होगा, वही मीन मीडियन मोड अनग्रुप डाटा विद फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का होगा। हाँ, अगर यही डाटा डाटा टाइप 3 में कन्वर्ट हो जा, थर्ड वाले डाटा टाइप में कन्वर्ट हो जाता जिसमें ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो फिर वो एस्टिमेट का चक्कर आता, उसमें इंटरवल्स का चक्कर आता, उसमें फिर चीजें बदल जाती। क्योंकि अभी तो एग्जैक्ट मामला चल रहा है ना, दोनों डाटा टाइप्स के अंदर मामला बिल्कुल एग्जैक्ट चल रहा है। तीसरी डाटा टाइप में एस्टिमेट ऑफ मीन होता है, उसमें मसला आता। बट अगर रॉ डाटा को हम डाटा टाइप 2 में कन्वर्ट करें तो मीन मीडियन मोड में कोई फर्क नहीं आता। अभी तो हम सिर्फ मीन पे फोकस कर रहे हैं, मीडियन मोड भी जब पढ़ाऊंगा तो उसको इंशाल्लाह बिल्कुल क्लियर कर दूंगा, सही है। अभी मेरी आज की क्लास का ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं
आपको मीन अच्छी तरह से समझा दूं, और उसके बाद ये फाइल मैं आपको भेज दूंगा इंशाल्लाह। तो आप लोग इस फाइल की बेसिस पर अच्छी तरह से नोट्स लिख लीजिएगा। अगली क्लास तक आपका होमवर्क ये होगा कि आप जितनी ये फाइल के अंदर जो कुछ लिखा हुआ है पूरा लिख कर ले आइएगा, ताकि और जहाँ जितनी वर्किंग स्पेस सॉल्विंग के लिए दी हुई उतनी वर्किंग उतनी जगह छोड़ दीजिएगा। तो मैं मीन मीडियन मोड इंशाल्लाह आपको कैसे निकाला है, क्या तरीकेकार है, अभी आप सिर्फ मीन कॉपी का वर्किंग में मीडियन मोड आप मेरे साथ साथ उस दिन कॉपी कर लीजिएगा, लेकिन बाकी जो टाइप्ड कंटेंट है वो सारा आप लिख कर ले आइएगा, नेक्स्ट क्लास के अंदर नोट्स बना के प्रॉपर ले आइएगा। ये आपका होमवर्क होगा आज के बाद इंशाल्लाह। तो अभी मैं खाली मीन मीडियन मोड पे मीन फोकस कर रहा हूँ। मीडियन मोड इंशाल्लाह, और मजीद इसमें आगे वेरिएशंस का भी जिक्र है, मेजर जो स्प्रेड का भी जिक्र है, उसके ऊपर भी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में तफसीली डिस्कशन होगी, ताकि ये वाला एरिया आपका। अच्छा जी, क्लास हमारी थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई थी नेट की वजह से। थैंक यू, आपने पॉज कर दी रिकॉर्डिंग। अच्छा, आगे भी कभी ऐसे डिस्कनेक्ट हुआ करे ना तो रिकॉर्डिंग जो होस्ट बने ना वो पॉज कर दिया करे, स्टॉप नहीं किया करे, पॉज किया करे। अच्छा, अब हम बात कर रहे थे सेकंड डाटा टाइप की, अनग्रुप डाटा विद फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की। तो उसमें मैं आपको क्या बता रहा था कि अगर आपके पास अ, आपका जो फॉर्मूला है वो सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा है, तो क्या करना है भाई, एक्स जो है वो एक वैल्यू है, और फ्रीक्वेंसी का मतलब वो कितनी दफा आई है। तो जीरो को जब टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो मल्टीप्लाई बाय टू से जीरो आ जाएगा। वन को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वन आ जाएगा। टू को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे सिक्स आ जाएगा। ये एफ को एक्स से मल्टीप्लाई करना हो रहा है, दिस इज एफ एक्स, वी आर फाइंडिंग ऑल एफ एक्स। इस एक्स को इस एफ वाले एफ से मल्टीप्लाई किया तो पहला एफ एक्स आ गया, फिर इसको मल्टीप्लाई किया दूसरा एफ एक्स आ गया, फिर इसको मल्टीप्लाई किया तीसरा एफ एक्स आ गया, इनको मल्टीप्लाई किया चौथा एफ एक्स आ गया, करते करते नाइन थ्री या 27। जब सारे एफ एक्स आ गए, सारे एफ एक्स आने के बाद क्या करना है, उनका सिग्मा करना है। जब सारे एफ एक्स आ जाएं तो सारे एफ एक्स निकालने के बाद उनका सिग्मा करना है, सम करना है तमाम एफ एक्स, सम ऑफ ऑल एफ एक्स। तो जीरो प्लस वन प्लस सिक्स प्लस फोर प्लस 10 प्लस 12 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 27, सबको प्लस करेंगे 81 आएगा। अच्छा, ऊपर आपने देखा था सिग्मा एक्स जो था उसका टोटल 81 था, और यहाँ सिग्मा एफ एक्स का 81 है, तो बात वही है ना। ऊपर आप जीरो को दो दफा लिखा हुआ देख रहे थे, जीरो को दो दफा प्लस कर रहे थे। जीरो को जब टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो मल्टीप्लाई बाय टू जीरो है, मतलब जीरो को दो दफा मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या होता है कि जीरो को दो दफा प्लस करना। मिसाल है, नाइन थ्री या 27 का क्या मतलब है, ऊपर आप नाइन को तीन दफा प्लस कर रहे थे, या नाइन को आप थ्री से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो नाइन को तीन दफा प्लस करें या नाइन को थ्री से मल्टीप्लाई करें, आंसर 27 ही आना है। मल्टीप्लीकेशन एडिशन कोई तो आसान बनाती। नाइन फाइव 45 का मतलब नाइन को पांच दफा ऐड करें, या फाइव को नौ दफा ऐड करें, एक ही बात है। तो भाई ये वही जब डाटा यहाँ कन्वर्ट हुआ, डाटा टाइप वन जब डाटा टाइप टू में कन्वर्ट हुई, तो आपके सामने कैलकुलेशंस का जो आंसर है वो सेम आ रहा है। तो बस तरीकेकार आप समझ लें कि हर इंडिविजुअल वैल्यू को उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके एफ एक्स निकालना है, फिर तमाम एफ एक्स को निकाल के उनको ऐड कर लेना है, तो इसको हम कहते हैं सिग्मा एफ एक्स। ऐड ऑल द एफ एक्स टुगेदर एंड डिवाइड बाय द टोटल फ्रीक्वेंसी, मतलब तमाम एफ को ऐड करना, तमाम एफ को ऐड करके याद रहे 18 ही आएगा।
जो एन आ रहा था ऊपर, सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन में एन जो था ना वही सिग्मा एफ है। देखें ऊपर जो आपको एन नजर आ रहा था 18, वो यहाँ वही आपका सिग्मा एफ है 18। कैसे सेम है दोनों? तो भाई कॉमन सेंस की बात है ना, 0 मार्क्स लाने वाले 2 स्टूडेंट्स थे, तो फ्रीक्वेंसी 2 का मतलब यहाँ तक 2 स्टूडेंट्स हो गए, फ्रीक्वेंसी 1 का मतलब 1 स्टूडेंट हो गया, फ्रीक्वेंसी 3 का मतलब 3 स्टूडेंट्स हो गए। तो तमाम स्टूडेंट्स को जब मैं ऐड कर दूंगा तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो आएंगे। बस फॉर्मूला देखें अलग है, सिग्मा एक्स अपॉन एन था, पहली डाटा टाइप का फॉर्मूला है, रॉ डाटा का क्या है सिग्मा एक्स अपॉन एन, और यहाँ सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। सही है, तो ये आपकी डाटा टाइप 2 हो जाती है। डाटा टाइप 2 का मीन निकालना आपको समझ आ गया? एक्नॉलेजमेंट दे दें एक दफा, डाटा टाइप 3 देख लेते हैं। ग्रेट। डाटा टाइप 3 के अंदर मैंने आपको बताया था कि फॉर्मूला आपका सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ ही रहता है, फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं है। बट अब आपको डिसाइड ये करना है कि आपका इंटरवल अगर 0 से लेकर 10 तक है, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 70, अब सवाल ये पैदा होता है कि आप एक्स किसे कहेंगे? फॉर्मूला तो सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ है, और यहाँ आपको ये भी याद है कि क्योंकि ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, डाटा टाइप 3 है, इसके अंदर आपका जो मीन होता है वो एस्टिमेटेड मीन होता है, एग्जैक्ट नहीं होता। क्योंकि 0 से 10 तक लाने वाले जैसे मिसाल है, टेबल समराइजेज द टाइम दैट 435 पीपल टुक टू ट्रैवल टू वर्क ऑन अ पर्टिकुलर डे। पूछा गया भाई कितना टाइम लेते हो, 0 से 10 मिनट्स तक लेने वाले 60 लोग थे, 60 लोग थे जो 0 से 10 के दरमियान ले रहे थे। अब कुछ ऐसे भी होंगे जो 1 मिनट लेने वाले होंगे, 0 से तो ऊपर ही होंगे ना, 0 तो कोई भी नहीं लेगा। तो 0 से 10 के दरमियान वाले कुछ 1 मिनट ले रहे होंगे, कुछ 2 मिनट ले रहे होंगे, कुछ तीन, किसी के घर पे बिल्कुल समझ लें ऊपर बिल्डिंग है और नीचे ऑफिस है, ऐसा भी होता है। उसने फर्स्ट फ्लोर पे रहता है, उसने सीढ़ियां उतनी और ऑफिस पहुंच गया, 1 मिनट लगा उसको, 30 सेकंड लगे उसको। 0 से 10 मिनट तक लेने वाले 60 लोग हैं, इसका ये मतलब हुआ कि 1 मिनट वाले भी होंगे, 2 मिनट वाले भी, 3 मिनट वाले भी, ये भी हो सकता है, 4 मिनट वाले, 6 मिनट वाले, 10 मिनट वाले, 9 मिनट वाले। 0 से ग्रेटर बट 10 या उससे नीचे। इसी तरह आप देखेंगे ये ओवरलैपिंग है, ये 10 पे खत्म हो रहा है, 10 से शुरू हो रहा है। अब 10 मिनट्स देने वाला कहाँ आएगा? जिसका ऑफिस टाइमिंग एग्जैक्टली 10 मिनट है वो कहाँ आएगा? तो वो पहली कैटेगरी में आएगा। क्यों? क्योंकि टी लेस देन इक्वल टू 10, इनइक्वालिटीज हम पढ़ चुके हैं। तो 10 इंक्लूड कहाँ हो रहा है? इस वाली क्लास में हो रहा है, जबकि यहाँ टी ग्रेटर देन 10, आपको पता है बीच वाले पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं, टी ग्रेटर देन 10 लेस देन इक्वल टू 20, टी ग्रेटर देन 0 लेस देन इक्वल टू 10। तो 10 की जो 10 शामिल है वो यहाँ शामिल है। इसी तरह 20 जो शामिल है वो सेकंड वाले इंटरवल में शामिल है। सही है, तो ये आपको मैंने एक बात और बता दी। तो अब हो ये रहा है कि यहाँ पर आपको फॉर्मूला लगाना है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। क्या करें भाई, एक्स तो है नहीं, मैंने आपको बताया था मिडिल वैल्यू निकालनी। तो 0 से 10 की मिडिल वैल्यू निकालने के लिए डायरेक्ट सोच लें, या 0 + 10 डिवाइड बाई 2 इज 5, 10 से 20 की मिडिल वैल्यू 15 करके देख लें, 10 + 20 इज 30 डिवाइड बाई 2 इज 15, 20 + 30 इज 50, 50 डिवाइड बाई 2 इज 25। कॉमन सेंस भी है, 20 और 30 के दरमियान क्या आता है, लॉजिकली सोच लें, 20 और 30 के दरमियान 25 आता है, 25। या फिर नहीं समझ आ रहा तो लोअर प्लस अपर, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2। अच्छा 50 + 70 डिवाइड बाई 2, 120/2 इज 60। सारी मिडिल वैल्यूज आ गई, तमाम मिडिल वैल्यूज को आप एक्स कह दो, मिडिल वैल्यू को आप एक्स कह दो। अब क्या करो, अब तो प्रोसेस आपको ऊपर भी आपने सीखा था, हर एक्स को हर एफ से मल्टीप्लाई करना होता है। 5 × 60 इज 300, 15 × 80 इज 1200, 25 × 55 इज 1375, 35 × 65 इज 2275, 45 × 70 इज 3150, 60 × 105 इज 6300। जब सारे एफ एक्स आ जाएं तो तमाम एफ एक्स को आपने ऐड करना, ऐड कर लें, 300 + 1200 + 1375 + 2275 + 3150 + 6300, आपका आंसर 14600 आएगा। चेक कर लें, तमाम एफ एक्स को ऐड कर लिया आपने, नोट कर लिया, सिग्मा एफ एक्स आ गया, और डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। सिग्मा एफ का मतलब होता है तमाम फ्रीक्वेंसीज का सम। और अगर सवाल में टोटल नंबर ऑफ पीपल का जिक्र है, जैसे उसने कहा था टाइम्स दैट 435 पीपल, 435 लोगों से पूछा गया व्हाट टाइम यू टेक टू ट्रेवल टू ऑफिस। तो क्योंकि हमने सर्वे 435 लोगों का किया था, तो तमाम लोग जो होंगे कुल मिला के 435 लोग होंगे, तमाम फ्रीक्वेंसी का सम भी लिहाजा 435 होगा। करके देख 60 + 80 + 55 + 65 + 70 + 105 विल बी 435। जब ये बात मुझे पता चल गई तो मैंने सिग्मा एफ की जगह डायरेक्टली 435 लिखी।
तो तमाम एफ एक्स ऐड कर लिए, तमाम एफ को डिवाइड किया विच इज द नंबर ऑफ पीपल गिवन बाय द एग्जामिनर, डिवाइड करके नॉन एग्जैक्ट आंसर आ रहा था। नॉन एग्जैक्ट आंसर को आपको पता है कि पहले वर्किंग में 5 SF लिखते हैं और फाइनल आंसर में 3 SF लिखते हैं, ये बात आपको मैंने बताई। तो 33.563 ये 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, कहीं इसके आगे इस्तेमाल हो जाएगा तो इसको इस्तेमाल करेंगे, बट अगर यहाँ आंसर देना होगा तो 3 SF में आंसर देंगे 33.6 मिनट्स। तो ये मीन आपका डाटा टाइप 3 का भी मैंने समझा दिया। मुझे बताएं क्या आपको डाटा टाइप 3 का मीन निकालना समझ आया, कैसे हमने डाटा टाइप 3 का मीन निकाला है? जी जनाब, इज इट क्लियर? तीनों डाटा टाइप्स का मीन निकालना आपको समझ आ गया। हाउ वी हैव फाउंड द मीन ऑफ ऑल 3 डाटा टाइप्स। 3 किस्म की डाटा टाइप्स आपके सामने इंट्रोड्यूस हुई, डाटा टाइप 1, 2, 3, अनग्रुप डाटा, रॉ डाटा, अनग्रुप विद फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड देन ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तीनों का मीन निकालने की तरतीब आपको मैंने बता दी, तो मीन हमारा क्लियर हो गया। अब मैं आपको ये फाइल इंशाल्लाह अभी ईशा की नमाज है उसके बाद में जब आपको रिकॉर्डिंग भी अपलोड करूंगा और साथ साथ मैं ये फाइल भी आपको सेंड करूंगा, तो अगली क्लास से पहले आपने इस पूरी फाइल के नोट्स बना के लाने हैं। इसमें बहुत सारी चीजें और भी हैं, विच ऑफ द मेजर ऑफ स्टैंडर्ड इज मोस्ट रिलायबल है, फिर मेजर ऑफ स्प्रेड वगैरह है। ये सारी मैं आपको भेजूंगा इंशाल्लाह, तो आपसे नोट्स बना के ले आइएगा ताकि अगली क्लास के अंदर आपको समझना आसान हो आपके लिए। सही है, मैं आपको अगली क्लास में समझाऊंगा, आप लिख कर ले आइएगा इंशाल्लाह। तो नोट्स बना के ले आएंगे और जो मैंने करवाया है उसको एक दफ़ा रिव्यू कर ले, रिकैप कर लेंगे। कोई कंफ्यूजन अगर किसी किस्म की आ रही हो आज की गुफ्तगू में तो वो दोबारा भी अगली क्लास में मुझसे पूछ सकते हैं। वैसे मैंने क्लियर कर दिया, रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, फिर भी कोई मसला है, क्लैरिटी चाहिए तो नेक्स्ट क्लास में इसको वजाहत कर दूंगा। सही है, तो अलहमदिल्ला आज जो हमने समझाया वो आपको समझ आ गया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।